हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन लॉज, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिज़िक्स में हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। द कीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स लीड द फिजिसिस्ट टू सर्टेन फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स सामने आए क्या कि यहाँ पर कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं, सम स्पेशल फिज़िकल क्वांटिटीज़ रिमेन कांस्टेंट इन टाइम, जो कि टाइम के साथ क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ ऑफ नेचर। कंजर्व क्वांटिटीज़ ऑफ नेचर। अब कौन कौन सी क्वांटिटीज़ कंजर्व रहती हैं इन क्लासिकल फिज़िक्स? हमारे पास जो क्वांटिटीज़ कंजर्व रहती हैं वो आती हैं एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज। इनकी ब्रीफ डिस्कशन अब हम करेंगे। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इज सेंट्रल टू फिजिक्स। ये सबसे बेसिक लॉ माना जाता है, जो कि लोअर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, मतलब कन्वर्जन उसका कंजर्वेशन। दिस लॉ इज सेंट्रल टू फिजिक्स। द एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी कैन बी रिटन फॉर एवरी फिजिकल सिस्टम। और इसका बेसिक होने का रीज़न ये भी है कि हम कोई भी सिस्टम जो हम डील करते हैं उसके लिए हम इजीली एनर्जी की इक्वेशंस लिख सकते हैं। जबकि अगर हम उनकी बात करें एंगुलर मोमेंटम या कोई और क्वांटिटी की, तो हमें जो एक्सप्रेशंस लिखना होता है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। बट एनर्जी की इक्वेशंस बिल्कुल सिंपली हम लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम टोटल ऑफ एनर्जी of all kinds in the universe remains constant। सारी की सारी एनर्जी आप मिला दो इस सिस्टम की। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जीज़ हैं उन सब का सम कर दो, उनका क्या आएगा, सम कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यूनिवर्स तो हम यहाँ पर एक सिस्टम मान के चल रहे हैं। और अगर आप कोई हम ले लेते हो वहाँ पर भी, जैसे आपने बॉल को ऊपर फेंका, तो इस टाइप की सिचुएशन में इतना सा सिस्टम बनेगा, इसमें भी आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंजेस। टोटल अमाउंट जो आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट होएगी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ वैलिड अक्रॉस द ऑल द डोमेन्स ऑफ नेचर। सारी की सारी डोमेन्स में वैलिड है। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक की, चाहे बात करें हम मैक्रोस्कोपिक की, ये हर जगह एप्लीकेबल है। फर्दर जो एटॉमिक न्यूक्लियर जो आप आगे पढ़ोगे उसमें भी एप्लीकेबल है। एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोसेसेस वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। दाउ द ऑल द काइंड्स ऑफ वायलेंट फिनोमिना अटर इन द यूनिवर्स ऑल द टाइम। टोटल एनर्जी फिर भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। द जनरल law of conservation of energy is valid for all forces and for any kind of transformation between different forms of energy। चाहे जो मर्जी फोर्सेस लग रही हो, जो मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एनी काइंड आपकी जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे अपने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या ले रहे थे, जब एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो यहाँ पर एनर्जीज होंगी वो दो टाइप की होंगी, potential by the virtue of the position of the object and kinetic energy by the virtue of the motion of the object। तो both the kinetic energy and potential energy of the object change continuously with time। वो दोनों चेंज होती रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट उनका जो सम है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा एट ऑल द टाइम्स। अगर हम ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर देते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट, तो यहाँ पर उसकी वी क्या थी, ज़ीरो।
V0 थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0, बट हाइट पर है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी, mgh, हमने यहाँ से रिलीज़ कर दिया, तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, यहाँ पहुँचते हुए, ग्राउंड तक पहुँचते हुए सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसके अलावा आपने और भी कंजर्वेशंस देखी होंगी, जैसे और भी ट्रांसफॉर्मेशन देखी होंगी हीट एंड साउंड की, तो ये सारों जो भी कन्वर्जन्स होते हैं इन सब में भी क्या रहती है, जो एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट। फिर हमारे पास एक और लॉ भी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जबकि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आई थी तब तक तो क्या होता था कि हम मास तो अलग डील करते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो अलग डील करते थे। बट उसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, जो उसने बताया कि मास जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है एनर्जी के। एक रिलेशन होता है हमारे पास E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर, जहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, m क्या है, मास है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में हो सकता है। अगर c बहुत लार्ज हो जाती है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ट्रेमेंडस होती है, मतलब अनकंट्रोलेबल होती है, इवन व्हेन मास स्मॉल हो, क्योंकि c से ही उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। दिस इज़ द बेसिस ऑफ एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम उसमें काफ़ी सारे कूलेंट्स वगैरह लगाते हैं, एब्जॉर्बर्स लगाते हैं। तो उसमें जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आने का जो मेन रीज़न है वो क्या है कि वहाँ पर मास तो क्या हो जाता है स्मॉल, बट उनकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेट होती है, अप्रोक्सीमेट इक्वल चली जाती है। तो उस वजह से जो E है वो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, लार्ज आती है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में भी सेम, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, इनमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं। कंसिक्वेंटली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज इंक्लूडेड इन द लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इटसेल्फ। ये दोनों एक दूसरे में ही इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मास ऑफ अ बाउंड सिस्टम लाइक अ न्यूक्लियस इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। अगर हम मतलब न्यूक्लियस का मास निकालें तो न्यूक्लियस जैसे कोई भी बाउंड सिस्टम है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, तो वो किससे इक्वल आना चाहिए, प्रोटॉन का मास प्लस में न्यूट्रॉन का मास। बट ऐसा नहीं होता, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है और वो इक्वल आता है टोटल मास के। तो माइनस में एक फैक्टर आता है माइनस BE/c²। BE क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, अपॉन में c² मतलब स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। बट अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस एक कंट्रोल्ड मैनर में होती हैं, तो वहाँ पर जो मास आएगा वो क्या आएगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, ठीक है। वहाँ पर बस क्या होती है, एक रीअरेंजमेंट हो जाती है एटम्स की अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक में से एक चीज़ जाती है। जैसे बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, NaOH प्लस में HCl है, तो यहाँ पर एक बेसिक सी रीअरेंजमेंट हो जाती है, OH H के साथ कंबाइन हो जाता है और NaCl के साथ कंबाइन हो जाता है, तो ये देता है NaCl प्लस में H2O। तो ये सिर्फ बेसिक रीअरेंजमेंट हो जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता कि जो मास है उसका कुछ पोर्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और हमें प्रोडक्ट में मास कम मिले, इतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अप्रोचेबल नहीं होती स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है। फिर लेट्स से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम तो हम दिखाते हैं P से, जिसकी वैल्यू होती है mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी बताता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें किसी सिस्टम पर, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज। तो उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। और इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ से भी अगर थोड़ा सा रिलेट करें
तो वो यही कहता है कि जो फोर्स है वो किससे इक्वल होती है, dp/dt के। अगर f ज़ीरो है तो dp/dt भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब p क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। मतलब हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और हम ये भी कह सकते हैं अगर हमें किसी बॉडी में मोमेंटम को चेंज करना है, मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है, तो हमें बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, इम्पल्स लगानी पड़ेगी। फर्दर द फोर्स और इम्पल्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम बाय समथिंग आउटसाइड द सिस्टम। ये नहीं कि इंटरनल फोर्सेस हों, अगर हम बाहर से फोर्स ले आएंगे तभी उसके मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा। द इंटरनल फोर्सेस वॉन्ट वर्क, क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, मान लो देखो अगर हमारे सिस्टम है उसमें दो पार्टिकल हैं, जितनी फोर्स इसने इस पे लगाई उतनी इसने इस पे लगाई। ऐसे ही जो इंटरनल फोर्सेस जितने मर्जी पार्टिकल्स हों वो पेयर्स में क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। इसलिए अगर हमें मोमेंटम को चेंज करना है किसी सिस्टम की तो हमें बाहर से फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इससे एग्जांपल क्या होंगे, जैसे आप एक गन को फायर करते हो, ठीक है, गन को फायर किया तो जो पहले सिस्टम था गन और बुलेट का, उसका मोमेंटम कितना था, ज़ीरो, क्योंकि सिस्टम क्या था, रेस्ट पर था। तो टोटल मोमेंटम पहले ज़ीरो था, तो आफ्टर फायरिंग भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ऑन फायरिंग द बुलेट गेन्स मोमेंटम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। गन में से जैसे बुलेट आगे गई तो इसको तो मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिला बुलेट को। तो गन क्या करती है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, मतलब टोटल मोमेंटम को ज़ीरो बनाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। जैसे अगर हमने शोल्डर पे गन रखी हुई है तो हमारे शोल्डर को एक हिट करेगी वो, बट गन का मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम आ जाती है। एमवी को कांस्टेंट करना है बट ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वेलोसिटी क्या आ जाती है, कम। बुलेट का मास क्या है, कम है, तो वेलोसिटी क्या आती है, ज़्यादा। बट जो दोनों का मोमेंटम है, दोनों का सम हो के मोमेंटम आफ्टर फायरिंग भी क्या देता है, ज़ीरो देता है। देयरफॉर जो गन बैक में हिट करती है ना उसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो यही रीज़न है गन की रिकॉइलिंग की, क्या कि टोटल मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गन रिकॉइल क्यों करती है तो आप क्या बोलोगे, टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। सेकेंड इससे एग्जांपल दे रहे थे, जैसे अगर मान लो कोई एटॉमिक न्यूक्लियर है, वो रेडियो एक्टिव डीके होता है कि मतलब किसी एटम में से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें से अपने आप रेडिएशंस निकलती रहती हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस अपने आप निकलती जाती हैं, तो वो एक्सप्लोड करता रहता है। ऐसे ही जब कोई स्टार एक्सप्लोड करता है, जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो क्या हैं, इंटरनल हैं। तो जो टोटल मोमेंटम है, नेट मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट, वो क्या रहता है, सेम रहता है। फिर थर्ड लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ही है, बट ये रोटेशनल मोशन है। मतलब जब हम एंगुलर मोशन की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है एक फिक्स एक्सिस से अबाउट, तो उसमें जो मोमेंटम आएगा वो कौन सा आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। सच एन ऑब्जेक्ट क्या पोजेस करता है, मोमेंटम एसोसिएटेड विद रोटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। दिस मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला भी हम बाद में प्रूव करेंगे। एल इज इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर स्पीड। जैसे अब आपके पास लीनियर मोशन में आता है एफ इज इक्वल टू dp/dt, वैसे ही आपके पास रोटेशनल मोशन में पता है क्या आता है, टाउ इज इक्वल टू dl/dt। टाउ क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपने लीनियर मोशन में बोला था कि जब फोर्स ज़ीरो है तो लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जब टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज़ ज़ीरो देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट।
तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो दोनों को ही कांस्टेंट रहना पड़ता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, तो वो मेंटेन करके रहते हैं ऑर्बिटल प्लेन को और एंगुलर मोमेंटम को इन दिस प्लेन, ठीक है, ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो उनमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एक और होता है mvr। तो हम देखते हैं जहाँ पर रेडियस कम होती है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा आ जाती है, और जहाँ रेडियस ज़्यादा होती है, जैसे आपके पास ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो ये फोकस, ठीक है, तो इस साइड तो रेडियस कम मिलती है और इस साइड ज़्यादा मिलती है। तो अगर वो सन हमारा इस फोकस पे है तो यहाँ पर जब प्लैनेट आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ जब रेडियस कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब यहाँ जाएगा तो रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। फर्दर जो शेप्स ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, हमें पता है वो स्पाइरल शेप की है, तो ऐसा क्यों होता है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक गैस का ग्लोबुलर मास कंसीडर कर लो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये मास अपनी ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन ग्रेविटी, अपनी ही ग्रेविटी की वजह से ये क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो आई जो होता है ना, रोटेशनल इनर्शिया, उसका फॉर्मूला होता है mr²। अगर आर कम हो गया तो आई भी कम हो जाएगा, मतलब उसका रोटेशनल इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, और एंगुलर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था आई ओमेगा। अगर आई कम हो गया तो ओमेगा तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। एंगुलर जो स्पीड है वो गैलेक्सी की क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्पाइरल गैलेक्सी। अब कई केसेस में क्या होता है कि ये जो कंजर्वेशन लॉज है ना, ये हमारी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने में भी हेल्प करती हैं। जैसे मान लो मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कॉलिजन हो गया दो ऑटोमोबाइल्स का, दो व्हीकल्स आ रही थी, एक मान लो कार थी और एक मान लो ट्रक था, ठीक है। इन दोनों का ना एक्सीडेंट हो गया। अब हमें आफ्टर एक्सीडेंट, मतलब कुछ टाइम के बाद हमें एक्सीडेंट हुआ, जब तब तो हमें कुछ नहीं पता चला, मान लो 2 घंटे के बाद हमें कार मिलती है किसी एक पोजीशन पर, ठीक है। अब हमें ट्रक को ढूंढना है कि वो कहाँ गिरा है, तो हम क्या लगा सकते हैं, सिंपली ये कोलिजन हो रहा है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखते हैं कि अगर कार इस साइड गई है तो ज़रूर ट्रक इस साइड गया होगा टू कंजर्व द मोमेंटम। तो इस टाइप से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कई बार प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं और हमारी हेल्प भी करते हैं, ठीक है। और फर्दर जैसे हमें एक और पार्टिकल मिला था न्यूट्रिनो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक न्यू पार्टिकल की एग्जिस्टेंस का पता चला था इन बीटा डीके अलोन विद द इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या था, न्यूट्रिनो। तो ये पॉली ने प्रेडिक्ट किया था, कैसे प्रेडिक्ट किया था, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। लास्ट जो लॉ है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज भी जो होता है वो हर रिएक्शन में क्या रहता है, एवरी फिजिकल फिनोमिना में चार्ज भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर आपको डेफिनेशन बनानी हो तो वो क्या बनेगी, सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म, नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब हमें पता है जो मैटर है वो किससे बना होता है, एटम से। एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम न्यूट्रॉन्स को एक बार नहीं लेके चल रहे। एटम्स में क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, तो एटम पे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। बट अगर नंबर्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब किसी एटम में या तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाए दैन प्रोटॉन्स, या मोर प्रोटॉन्स आ जाए दैन इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नेगेटिवली चार्ज, अगर प्रोटॉन ज़्यादा तो पॉजिटिवली चार्ज। इन एवरी इवेंट
whether at the large scale or atomic or nuclear scale, चाहे माइक्रोस्कोपिक पे हो चाहे मैक्रोस्कोपिक पे हो। एटम्स की बात करें हम, चाहे पूरी बॉडी की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो एप्लीकेबल रहता है। मतलब अगर हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो बॉडीज़ हैं, दोनों पे पहले चार्ज नहीं था, अब अगर हमें पता चला कि इस बॉडी पे तो +5 चार्ज है, तो हम बिना मेज़र किए बता सकते हैं कि इस बॉडी पे ज़रूर कितना चार्ज होएगा, -5 होएगा। अगर इस पे चार्ज है +16 कूलम, तो हम बिना मेज़र किए बता सकते हैं इस पे होएगा -16 कूलम। मतलब अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है तो वो पेयर्स में क्रिएट होएगा। अगर एक पे पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे पे डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। अगर एक पे नेगेटिव आ रहा है तो दूसरे पे डेफिनेटली क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर? So this was all about the law of conservation of energy, mass, charge and momentum.